मलिक विला में खुशियों का समा था। नई सुबह थी। सुमायरा बेगम तमाम बड़ों के साथ हबीब साहब की तरफ गई हुई थी। यंग पार्टी लाउंज में आड़ी तिरछी पड़ी थी। शाम में फंक्शन था। सभी बोरियत के जेर असर थे। ब्लैक रोज, मैं बोर हो रहा हूँ। याया ने मासूमियत से कहा। सोफे पर बैठी ईसा ने उससे घूरा। कहते हो तो तुम्हारी बीवी को बुला लाती हूँ, आगे तुम्हारे साथ छम खेल लेगी। वो दबकर बोली। याया ने देवी चढ़ाई। अफवाह भाभी। उसका घर निशाना वो थी जिसका मूड ईसा से भी ज्यादा ऑफ था, क्योंकि ताहा लूडो खेलने में मसरूफ था। क्या है देवर साहब? वो भी उसी टोन में बोली। क्या कर रही हैं आप भाभी साहिबा? शरारत से पूछा। क्या? समंदर से टाइटैनिक निकाल रही हूँ देवर साहब। अफाफ मानो चिढ़ी गई। इस जवाब पर ईसा का कहका छूटा। तुम सब तो खाने को आती हो। वो बड़बड़ाया। तो तुझे चारा बनने को किसने कहा है, अफाफ के देवर जी? ताहा ने मोबाइल रख के तमस्कराना कहा तो याया ने मुंह बसो लिया। नताशा अपने कमरे में थी। उमाइमा उसे कॉफ़ी देकर बाकी सबके लिए वही लेकर आई थी। उसने ट्रे टेबल पर रखी। खुद ईसा के पास बैठ गई। अहमद भाई, आपकी दूसरी बीवी का नाम क्या है? अंदर तो आने दो मुझे लड़की। तुमने तो पहले ही मेरी दूसरी बीवी को मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। हमने तो नहीं कहा दो दो शादियां करें। अफाफ चिड़ी। अल्लाह करे शादी वाले दिन इस कमीने की पहली बीवी आकर पहले इसकी दूसरी बीवी को ठोके, फिर इसका सर फाड़े। मैंने तुझसे दुआ मांगी, ये बद्दुआ थी। कमीने इंसान, तू दुआ डिजर्व नहीं करता। याया ने मजीद तिली लगाई। अहमद को पतंगे लगे। वैसे याह्या, तुम्हारी होने वाली बीवी का क्या नाम है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं मामा से। उससे माथा पीटा। ये दुनिया के पहले दो मर्द हैं जिन्हें शादी का भूत चढ़ा हुआ, मगर होने वाली बीवियों के नाम तक नहीं पता। ताहा के तंज पे ईसा और अफाफ हंसी। ईसा ने याह्या को गोली मारी। उसे उसके ताकों में देखा। याह्या ने अहमद को देखा। वो जल्दी से सोफे के पीछे छुप गया। ईसा ने ताहा की नसों से बचते अफाफ और उमाइमा को इशारा दिया। फिर वो खुद उठी आगे आई। मुरसलीन जो अंदर आ रहा था उससे कदम वहीं रुक गए। मुरसलीन भाई, ये बॉक्स में क्या है? वो आंखें पटपटाती पूछने लगी। गोया उससे ज्यादा मासूम कोई नहीं है। वो फाफ और उमाइमा भी पीछे आ खड़ी हुई। मुरसलीन को इतनी मासूमियत हजम नहीं हुई। अभी वो कुछ कहता या करता, ईसा ने वो बड़ा सा बॉक्स उचका और अंदर को भागी। मुरसलीन उसके पीछे भागा। इज़ा, ये मुझे वापस कर दो। वो जी हाँ, कभी नहीं। याह्या, पकड़ो इसे। उससे बॉक्स से याह्या की तरफ उछाला। मुरसलीन को अपना दिल बाहर आता महसूस हुआ। वो अब उसकी तरफ भागा। अफाफ, कैच। याह्या ने भागते बॉक्स उछाला। मैं तुम सबसे बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो गिर जाएगा। अफाफ से कैच न होता देख मुरसलीन चीखी पड़ा। मलिक विला में खलबली मची हुई थी। ताहा गर्दन घुमाता बस सीख रहा था। गुड़िया, मुझे दो। अहमद सोफे के पीछे से बाहर निकला। अहमद, मुझे दे दो ये। वो जो अफाफ की तरफ जा रहा था अहमद की तरफ पलटा। उसकी सांस फूली हुई थी। अहमद, मत देना। जो हुक्म इज़ा मैडम। वो हंसा। उससे बॉक्स उमाइमा को दिया। तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से बॉक्स लो, वरना नताशा मुझे रुखसती से पहले कत्ल कर देगी। वो बुत बने ताहा पर चीखा। ताहा उमाइमा के पीछे भागा। अहमद और याया उस पर लपके। उमाइमा ने बॉक्स उछाल दिया जो ईसा ने कैच किया। मुरसलीन उधर भागा। ईसा सोफे के पीछे हुई। प्रिंसेस, बॉक्स दो। वो आगे बढ़ता उस पर कुशन्स का हमला हुआ। ताहा पहले ही उनके शिकंजे में था। मुरसलीन पर वो दो कुशन बरसा रही थी। ईसा मौका पाकर बाहर की तरफ भागी। उसकी खिलखिलाहटें पूरे विला में गूंज रही थी। नंगे पाँव वो नंगे सर बॉक्स सामने पीछे देखते ही बाहर को भाग रही थी। मुरसलीन वहां से जान छुड़वाना उसके पीछे भागा। ईसा सामने देखकर भाग रही थी। अचानक ही वो चट्टान से टकराई। बॉक्स गिर पड़ा। इस अफरा तफरी पर उसकी चीख बुलंद हो गई। वो झटका खा के उस चट्टान नुमा चौड़े सीने में झुक गई। वो गिरती इससे पहले मजबूत हसार में कैद हुई। गर्दन अकड़ाई तो बाल चेहरे पर जा बजा बिखर गए। वो सब भी भागते बाहर आए। ईसा को लगा वो पाकिस्तान से भागती तुर्किया पहुंच गई है, क्योंकि सामने ही वो खड़ी नाक वाला मगरूर हसीन शख्स और बाकोल उसका फर्माबरदार शोहर उसे बड़े इश्तियाक से बिना पल के झपकाए देख रहा था। हान ने कहा था, इस बार जब पाकिस्तान जाऊंगा तो खुशियां मेरी मुंतजिर होंगी।
मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी शिद्दत से मेरी मुंतज़िर होंगी कि मुझे देखते ही मुझ में आ समाएंगी। उसका हद दर्जे पुरखुद्दत लहजा और चेहरे से बाल हटाती उसकी रेंगती उंगलियां ईसा को जस-बस कर गई। दिल किसी और ही धड़ल्ले से धड़क रहा था। वो शख्स देख भी तो ऐसे ही रहा था कि उसे अपनी जान तक लरस्सी महसूस हुई। आंखों में मोहब्बत थी, मगर हफ्की क्यों थी? वो अभी भी बस उसे ही देख रही थी। अचानक ख्याल आया वो पाकिस्तान में अपने विला की एंट्रेंस पर मौजूद खड़ी है। पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ उसे मज़ीद मुश्ताल किया। उसे धक्का देती अंदर को भाग गई। सिकंदर ने उसे बड़ी देर तक जाते देखा। एकदम बहुत सी इकट्ठी आवाज़ों पर वो होश में आया। सिकंदर ने पीछे देखा, जहाँ मलिक विला के तमाम बड़े गाड़ियों से उतरे थे। चेहरों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए उसी की तरफ आए थे। अब उन सब ने उसका इस कदर पुरतपाक इस्तकबाल किया, उसे लग रहा था जैसे वो हर दूसरे दिन बाद अपने ससुराल के चक्कर लगाता है। जो वो सब कुछ लम्हों में उसे घर के बेटे जैसी अहमियत और मोहब्बत से भी नवाज चुके थे, मगर ये तो उनकी मोहब्बत और सुमेरा बेगम के बच्चों की तरबियत थी। उस समेत अनहरा और यहान का भी मोहब्बत से इस्तकबाल किया गया था। आओ बेटा, अंदर आओ, कुछ खा पी लो और आराम करो। सफ़र से आए हो, थक गए होगे। सुमेरा बेगम उन्हें लेती अंदर की तरफ बढ़ गई। सब आगे चल दिए। सिकंदर मुस्कुराता उनके साथ जाने की बजाय मोबाइल निकालता, बहाने बनाए पीछे खड़े आर्यन के सर पर पहुंचा। आपको मेरी शर्त याद है ना? उससे मोबाइल में झुके पूछा। अभी ईसा यहीं तो थी। आर्यन ने उसे घूरा। हाँ, मगर उससे मुझसे बात नहीं की। वो तुमसे नाराज़ है। आर्यन ने उसे जैसे याद दिलाना चाहा। मैं उसे मना लूँगा। और आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आपकी मासूम बीवी आपसे कभी नाराज़ नहीं हुई। सिकंदर चिढ़ी गया। तुम हर बात में मेरी बीवी को क्यों ले आते हो? आर्यन दब गया। क्योंकि आप मेरी बीवी का जिक्र करते हैं। उसने भी दूबों-दू जवाब दिया। वो मेरी बेटी है। उसके माथे पर सिलवट नुमादार हुई। और सिकंदर हाजिक मुगल की बीवी भी। उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, फिर घर दामाद बन के यहीं रह जाओ। मैं तो वैसे ही अपनी प्रिंसेस को इतनी दूर भेजने पर राज़ी नहीं हूँ। फैसल वहाँ कब आया उन्हें नहीं मालूम, मगर उसकी उल्टी बात पर दोनों ससुर दामाद की तेवरी जरूर चढ़ी थी। उन्हें वहाँ आए आधा घंटा गुजर चुका था। खाने से उन्होंने मना कर दिया था। इससे हयाम और वो तीनों किचन में घुसी मुलाजमा के साथ चाय बना रही थी, जबकि सुमेरा बेगम, ओन साहब और बाकी आर्यन की टीम समेत यंग पार्टी भी वहीं थी। अनहरा की नज़र बार बार अहमद की तरफ उठ रही थी, जो लाताल्लुक बना बैठा था। उससे एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जबकि अनहरा उससे आंखों में भरे बैठी थी। इस बड़े से लॉन्ज में आर्यन के सामने वाले सोफे पर वो तीनों बैठे थे, जबकि साइड सोफे पर अहमद और याह्या थे। आन ने एनी की उदास सूरत देखी तो उससे सिकंदर को देखा, जो पहले ही अनहरा को देख रहा था, जबकि मुरसलीन की नजरें अपने भाई से नहीं हट रही थीं। दरअसल हमारे यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। सिकंदर ने बात का आगाज किया। पहले तो मैं माजी में हुई अपनी गलती के लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। उससे उन साहब को देखते कहा। माजी पर नहीं, हाल पे तवज्जो दो बच्चे। वो मुस्कुरा कर बोले। ये आपने ठीक कहा है दादाजी, मगर माफ़ी मांगना मेरा हक है। उसका इतना ठहरा हुआ लहजा, उसकी धीमी आवाज़, पुरसोस लहजा और जासिब शख्सियत सबको उसकी तरफ मुतासिर कर रही थी। मगर मुझे मेरी बहन के मुस्तकबिल के मुतालिक भी बात करनी है। हम सुन रहे हैं। आर्या ने तसल्ली से कहा। मेरी बहन अहमर की दूसरी शादी के खिलाफ है। उससे कड़क लहजे में कहा। वो चारों भी किचन से लॉन्ज में आ गए। अहमद ने अनहरा को देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस्लाम ने मुझे 4 शादियों की इजाज़त दी है। अहमद आगे को होता संजीदगी से बोला। इस्लाम ने पहली बीवी के हकूक़ को पूरा करना भी शौहर पर फ़र्ज़ किया है। सिकंदर ने तेवरी चढ़ाए तनसन कहा। हमजा ने सूरत हाल के मद्देनजर आर्यन को देखा। बीवी मेरे पास होगी तो मैं उसके हकूक़ पूरे करूँगा। उसका बर्फीला सरतरीन लहजा अनहरा को साकित कर गया। वहाँ सब खामोश थे। मेरी बीवी को अभी तक उसके अपनों से ही फुर्सत नहीं मिली। उसने अपनों पर जोर देते तमस्सुर उड़ाया। सिकंदर ने मुठियां भींची। वो तो खुद को ही इस सब का कसूरवार समझ रहा था। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो अहमर। यान उठ खड़ा हुआ। अभी तक हद में ही था साले साहब। वो भी रूबरू हुआ। मुरसलीन ने फौरन अहमर को पीछे किया। आप प्लीज़ गुस्सा नहीं करें, हम इसका हल सोचते हैं।
उसने बीच की राह निकाली। अहमद ने सर झटका। जहान भी सिकंदर के कहने पर पीछे हुआ। मुझे कोई हल नहीं तलाशना मुरसलीन भाई। खामोश बैठी अनहरा साकित नजरों से अहमद को देखती उससे करीब आई। मेरी भला से ये तीसरी शादी भी करे, बस मुझे इससे तलाक चाहिए। यही मेरा आखिरी फैसला है। उससे चंद सांसों में वो जुमला कह डाला। वहां सब शशर रह गए। अहमद को उससे इतने सख्त फैसले की उम्मीद नहीं थी। वो तो उससे मोहब्बत का दावा करती थी। गुस्से की शिद्दत बढ़ी। उसकी गर्दन की नसें तन गई। उससे एक ही झटके से नैरा की कलाई थामी और उसे अपने साथ लिए बाहर गया। वो खामोशी से साथ जा रही थी। जहान ने उन्हें रोकना चाहा। सिकंदर ने उसे थाम लिया। अभी वो उसका शोहर है, उस पे हक रखता है। तुम उसे अहमद के साथ जाने से रोक नहीं सकते हान। सिकंदर ने आसूरगी से कहा। आप परेशान नहीं हो, अहमद शादी नहीं कर रहा। वो ये सब अनहरा को तंग करने के लिए कर रहा था। मुरसलीन ने हकीकत बयान की तो आर्यान ने उसे घूरा, जबकि खान और सिकंदर ने बहन की खुशियों के लिए फौरन दुआ मांगी थी। आयाम चाय लेकर आई। और बताएं हासिक बेटा, आप काम क्या करते हैं? आयाम के सवाल पर याया, मुरसलीन और आर्यान को खांसी लग गई। गोलियां चलाते हैं आपके हाजिक बेटा जी। याया मुंह में बड़बड़ाया। वहीं मुरसलीन ने उसकी गर्दन दबोची। उससे अपना भाई प्यारा था। आर्यान ने उसे पूरी तरह घूरा। वो अपनी बीवी से डरता था। जी, मैं बिजनेसमैन हूँ। हासिक ने आईब्रो उचकाई। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मामा, इनकी फैमिली में सिर्फ ये और इनके अनमोल दो बहन भाई हैं। अब भी याया की जुबान चली। सारा ने सिकंदर के माथे पे सिलवटी की तो बेटी को घूरा। बकवास बंद कर गधे, वरना बड़े पापा ने यहीं तुझे शूट कर देना है। ताहा ने मुक्का रस्सी दिया। यहाँ यहाँ अपनी जगह से उछला। जब वहाँ कोई नहीं है तो आप यहीं रह लें, पाकिस्तान में। मैंने भी यही कहा कि घर दामाद बन जाए। मिठाई खाते फैसल ने अपनी बीवी के सवाल का झक्कास जवाब दिया। आर्यान ने बाजू और हमसा ने उसका मुंह दबोचा। ये दोनों गधे कभी नहीं सुधर सकते। हमसा ने याया और फैसल को देखते माथा पीटा। आसिक बेटा, आप इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। इन दोनों के पास दिमाग नहीं है। मलाइका ने भी अपनी जुबान के जौहर दिखाए। तुम चुप करो डाइन कहेंगी। फैसल ने उसे क्वेश्चन दे मारा। तुम उल्टी खोपड़ी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मलाइका ने वापस क्वेश्चन फेंका जो वकास के मुंह पर बजा। सिकंदर और याहान उन्हें बच्चों की तरह लड़ते हैरान कुन नजरों से क्वेश्चन की गोलाबारी भी देख रहे थे। सॉरी वकास, मैंने ये इस अकल के पैदल इंसान को मारा था। तुम होगी अकल से पैदल। पैदल छोड़ो, तुम्हारी अकल के पैरों को तो जूते भी नहीं लगे हुए। फैसल ने दबकर कहा। इस जंगी अजीम को कम से कम ईसा के ससुराल वालों के सामने शुरू नहीं होना चाहिए था। भाई, मुझे आपका ससुराल कम और जंगी अजीम सोम का मैदान ज्यादा लग रहा है। खान ने उसे कान में खुद से फरमाया। खबरदार, अगर अब तुम दोनों में से किसी ने लफ्ज भी कहा। मलाइका कुछ कहती आर्यान ने की धार पर सब अपनी जगह थम गए। मेहमानों के सामने तो लिहाज कर लो। सॉरी भाई। सॉरी आर्यान, दोनों ने कहा। आपके ससुर जी बहुत खतरनाक है। खान ने नया तबसरा किया। तुम क्या औरतों की तरह मेरे कान में घुसे हुए हो? मेरे ससुर जी हमें ही घूर रहे हैं। दूर होके बैठो मुझसे। सिकंदर ने उसे रपटा तो खान चाय का कप लेते मुस्कुराता दूर हो गया। आपकी इज्जत से मुलाकात हुई बेटा? सुमायरा बेगम ने जंग अजीम सोम के असरात को साइल करने के लिए सवाल किया। मैं अपनी बीवी के लिए ही यहाँ आया हूँ और भाई की शादी भी अटेंड करनी थी। उससे कुछ तवक्कुफ के बाद वो जुमला कहा। भाई लफ्ज पर मुरसलीन के दिल पर जैसे ठंडी फवार बरसना शुरू हुई। जब मेरी बहन तुम्हें खुद छोड़ के यहाँ आई है तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ऐसी कोई उम्मीद लेके यहाँ आना चाहिए था। याया के तक कमीज लहजे पर सिकंदर के अपने बालों में हाथ फेरा। खान के हाथ पर हाथ रखा जो यकीनन उसे कत्ल करने की दर पे था। बेटा, आप ही मिठाई लो ना। अयाम ने प्लेट आगे की। ये किस खुशी में? उससे जरा से लेते मुस्कुराकर पूछा। वो याया की निकाह की डेट फाइनल हो गई है। अच्छा। उससे याया को देखा फिर कहा। उमाइमा मान गई? लहजा सरसरी सा था। नहीं, मेरा मतलब है अभी भाई की बेटी के साथ निकाह है। मलाइका ने बात संभाली। सिकंदर की आंखों में चमक उभरी। क्या उमाइमा ने फिर से रिजेक्ट कर दिया? सुन के अफसोस हुआ। अब लहजा सरसरी नहीं था, ये बदला था। आसिक मुगल के इंतकाम का क्लाइमैक्स। उसकी आंखें चमक रही थी। याया का चेहरा सुर्ख हुआ। बड़े खामोश थे। सिकंदर ने आगे होते मिठाई वापस रख दी।
वही मैं सोच रहा था, ये मिठाई इतनी कड़वी क्यों लग रही है। शान से बैठा वो हसीन मर्द या मीर को पूरी तरह से मात दे चुका था। बाजुओं को फोल्ड करता, चाय का सिप लेता, कभी बालों में हाथ फेरना। उसका एटीट्यूड, उसकी हाजिर जवाबी और नीली आंखों में उभरती चमक से मलाइका को वो दूसरा आर्यन मलिक नजर आ रहा था। खान ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोक रखी थी। अभी वहाँ कोई कुछ कहता, दिल को सुकून देती आवाज़ का वहाँ इजाफा हुआ। आई मिस यू डैड। इब्राहिम सफ़र के दौरान ही सो चुका था। अयाम उस सोते हुए शहजादे को मायमा के पास सुलाई थी। उन्हें मालूम नहीं था वो कौन है, मगर उस बच्चे के मुंह से लफ्ज़ डैडी पर वहाँ सब चुप करना हुए। हयाम ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन अभी कुछ कहता, या बोल पड़ा। हाँ, तो देख रहे हैं आप बड़े पापा, आपके दामाद जी अपना बेटा लेकर बीवी को लेने आए हैं। वो बेटा जिसकी माँ कौन है हमें मालूम ही नहीं। हाँ तो सिकंदर साहब, आप बताएंगे ये किसकी नाजायज औलाद। या जो बोलने जा रहा था, एकदम से सिकंदर ने टेबल को लात मारते गन निकालकर उसके रूबरू होते माथे पर रख दी। चाय के तमाम कप वहीं उलट गए। खान ने इब्राहिम को अपने होश में ले लिया। आज के बाद अगर एक घटिया लफ्ज़ मजीद मेरे बेटे या उसकी माँ के मुतल्लिक अपनी ज़ुबान से निकाला तो आइंदा ज़िंदगी में तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसके माथे पर गन की नाल रखे वो बिफरा शेर बने ढाड़ा था। काम डाउन हाजिक, गन नीचे करो। आर्यन ने उसका हाथ थामा, जबकि हमसा ने याह्या को बाजू से थाम कर पीछे घसीट लिया। ताहा, याह्या को बाहर ले जाओ। मैं क्यों बाहर जाऊं भाई, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है और मुझे जवाब चाहिए। ये किसका बेटा है? इसे डैड बोल रहा है वो। याह्या की आवाज़ ऊंची हो रही थी। अफाफ और उमायमा भी फक चेहरे के साथ वहां आई। बेटा प्लीज़ इब्राहिम को अपने साथ ले जाए। सिकंदर ने उमायमा को महादेव किया तो याह्या और यहान ने एक साथ एंट्रेंस पर खड़ी उमायमा को देखा और उसी लम्हे दोनों ने गर्दन मुड़े एक दूसरे की नज़रों के सामियों को देखने के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही की नज़रों में अजीब सी कैफियत थी। दोनों ही उस लड़की पर कोई हक नहीं रखते थे। उमायमा इब्राहिम को लेकर चली गई, साथ अफाफ भी थी। आर्यन ने उसे बैठने का इशारा किया और सिकंदर ने पुरसुकून होते तमाम वाक़या उनकी गोश गुजार कर दिया, सवाए पाशा की मौत की हकीकत के। और मुझे पाकिस्तान से नफरत है। अगर मेरी बीवी यहाँ ना होती तो मैं हरगिज़ अपने बेटे और उसकी माँ की इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। मगर याद रखिएगा, मेरी आदत नहीं है बार बार माफ़ करने की। सिकंदर ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा। सबने कनखियों से याह्या को घूरा। मैं अपने नवासे की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। जुबान दराजी आपके नवासे ने की है, माफ़ी मांगना भी उसी का हक है। मैं दो चेहरों वाले से माफ़ी नहीं मांगता। याह्या ने तड़क कर कहा। मगर मेरा ज़र्व देखो, मैं फिर भी तुमसे बात कर रहा हूँ। सिकंदर ने भी उसी टोन में जवाब दिया। याह्या को मानो पतंगे लगे। चुप हो जाओ आप दोनों, जब से आए हो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। कब से खामोश हयाम फट पड़ी। सॉरी बड़ी मामा, सॉरी। आर्यन की मासूम बीवी। आसिक बेख्तियार बोल गया। सबने मुस्कुराते उसे देखा, जो आर्यन की तेवरी देख सर झुकाए हंसियां। वो हंसा हुआ इतना दिलकश लग रहा था। हयाम उसके सदके वारी हुई थी। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। इब्राहिम अंदर आया और सीधा आसिक की गोद में बैठ गया। वो मुस्कुराया। पहले आप इन सबसे मिले चैम, ये आपकी मम्मी की फैमिली है। सिकंदर ने उनकी तरफ इशारा किया। इब्राहिम ने सबकी तरफ देखा और सब उसे देख रहे थे, जिससे हास्य के साथ मैचिंग ड्रेसिंग की थी। ब्लैक जींस पर सी ग्रीन जर्सी पहन रखी थी। तीखे नकूश पर ग्रीन आंखें और माथे पर बिखरे भूरे बाल। वह हासिक से ज़्यादा हसीन था। वो शरारती नहीं था, मगर बहुत एक्टिव था, जो बात को सुनता, समझता और याद रखता था, फिर अपने मुताबिक उसका इस्तेमाल भी करता था। इन सब में वो हिटलर वाले अंकल कौन से हैं डैड, जो हमारी मम्मी वापस नहीं कर रहे? उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन आंखें सबके चेहरों का मुआवजा कर रही थीं। सब जानते थे वो किसके मुतालिक पूछ रहा है। आसिक ने आर्यन को देखने की कोशिश नहीं की थी। बताए ना डैड, मैं खुद उनसे बात करूंगा। उससे आसिक को और उससे आर्यन को देखा। इब्राहिम उसकी गोद से उतरता आर्यन के सामने जा खड़ा हुआ। आपके पास आपकी मम्मी है? आर्यन उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल पर हैरान था। जी। वो इतना ही बोल सका। मेरे पास मेरी मम्मी नहीं है, इसलिए आप मुझे मेरी मम्मी वापस कर दे। डैडी ने कहा आप हिटलर हैं और आप मुझे मेरी मम्मी नहीं देंगे। उससे इंकशाफ किया।
आशिक ने अपना सर पीट लिया। वो तो अपनी बीवी लेने पाकिस्तान आया था, उसे तो सही से दीदार भी नसीब नहीं हुआ था, और उसके बेटे की मरहूनी मिन्नत, उससे अब कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा था। सब दबी दबी हंसी हंस रहे थे। आर्यन ने उसे उचक कर गोद में लिया। आपकी मम्मी सिर्फ आपकी है लिटिल चैम्प। आर्यन ने उसके भूरे बाल हटाकर वहां लपके हुए खिलखिला उठा। जो बात आज तक मैं नहीं कह सका वो इस बच्चे ने कह दी। फैसल की लहजे में अफसोस था। सबने उसे ताज्जुब से देखा। आधा घंटा गुजर चुका था। वो उसे फ्लैट में छोड़े खुद कहीं गायब हो गया था। अनहरा भी खामोशी साधे यहान को अपनी हैरियत का बताने के बाद अंदर आ गई। उससे फ्लैट की हालत देखी तो सर पकड़ के रह गई। कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। उससे गहरा सांस भरा और कमरे से सफाई स्टार्ट की। फिर किचन और ड्राइंग रूम भी साफ कर लिया। अब मज़ीद 1 घंटा गुजर चुका था। वो मोबाइल लेने कमरे में आई ताकि अहमद को कॉल कर सके। उससे नंबर डायल किया तो बेल की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। उससे मुड़कर देखा तो वो कमरे के दरवाजे में खड़ा था, हाथ में बैग से, जिन्हें वो सोफे पर रखकर उसके पास आया। अनहरा जैसे अपनी जगह जम चुकी थी। वो सिर्फ उसे देख रही थी, जिसे देखने के लिए उसकी आंखें 6 हफ्तों से तरस रही थी। घर क्यों साफ किया? तुम्हारे जाने के बाद फिर से जब वैसा ही होना है। मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी? वो उसकी आंखों में देखने लगी, जो खाली सी थी, जिनमें मोहब्बत गुमशुदा सी थी। क्योंकि तुम्हें तो तलाक चाहिए ना मुझसे। अहमद ने उसकी गलाई बेदर्दी से जकड़ी। तलाक ही लेनी होती तो पाकिस्तान खुद ना आती। मुतालबा तो कर चुकी हूँ। वो चीख पड़ा। अनहरा की आंखों में पानी जमा होने लगा। तुमने कहा था तुम दूसरी शादी कर रहे हो। की तो नहीं ना। वो मुसलसल चीख रहा था। करना भी नहीं। वो रोती सीने से लगी। वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। अहमद को समझ नहीं आ रहा था वो रोती बीवी को चुप करवाए या इस धमकी पर मजीद खफा हो। तुमने अपने शोहर पे भाई को फोकियत दी थी। उससे हल्की से चिल्लाया। उन्हें मेरी जरूरत थी। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। क्यों? तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था क्या? वो इस फजूल बहस से तंग आती हल्की से पूछ बैठी। मोहब्बत हो गई है मुझे, वो भी बहुत बुरी वाली। अहमद ने उसके सर से माथा छोड़ा। अनहरा ने गहरा सांस लिया। तुम इतने बेतरतीब इंसान तो नहीं थे। उसे घर की बिगड़ी हालत याद आई। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे बेतरतीब बना दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। रातों की नींद हराम हो गई है मेरी। लहजा धीमा और आंखें बंद थी। अनहरा ने उसकी आंखों पर बारी बारी लब रखे। वो महवर सा मुस्कुराया। मैं आ गई हूँ वापस। तुम्हारी ये बेतरतीबी भी ख़त्म कर दूंगी, और दूसरी शादी की ख्वाब व ख्याल भी। उसे धक्का देती हुई तड़क कर बोली। टिपिकल बीवियों वाले काम शुरू नहीं करना अब। वो कौन से होते हैं? वही जो वो करती हैं, नाराज होकर मायके चली जाती हैं। मेरे भाई ने कहा था अब अगर तुम लड़ाई करो तो एक ही बार तुम्हारा कत्ल करके लाश ठिकाने लगाकर वापस आऊं। अनहरा ने दिलचस्पी से उसे बताया। अहमद का मुंह खुला रह गया। ये खतरनाक प्लान जरूर तुम्हारे बड़े भाई का तहलीक करदा होगा। वो उसके पीछे किचन में आया। हाँ, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। वो हंसी। अहमद ने उस खिलखिलाहट को दूर तक अपने इर्द गिर्द महसूस किया। वो नरम मुस्कुराहट के साथ कई पल उसे देखता रहा। अपने भाई से कहना अब तुम वहां कभी नहीं आओगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें कभी नाराज होने ही नहीं दूंगा। उसे हंसार में लेते उसने कान के करीब धीरे से सरगोशी की थी। कब किसी कुर्ब की जन्नत का तमन्नाई है, ये तेरे हिजर की दोज़ख से गुजरा हुआ शख्स। अनहरा ने धीरे से आंखें मूंदे अपनी मोहब्बत को अपने करीब महसूस किया, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिससे उसे तवील सफ़र का बेहतरीन सिला दिया था। वो शख्स जो मोहब्बत को मोहब्बत समझकर उससे इश्क करता था।